इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर अजय तिवारी जी हैं। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी पूरी एक ऐसी प्रवासी लोगों के लिए पूरे देश में जो अपने राज्य को छोड़कर अपने घर को छोड़कर जो है दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे लोगों को उनका हक दिलाने के लिए, उनको उठाने के लिए दबे कुछ लोग की आवाज बनकर जो है डॉक्टर अजय तिवारी जो है वो आज हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। डॉक्टर अजय तिवारी जिन्होंने भारतीय प्रवासी जनता पार्टी जो है बनाई है, और वो पार्टी जो एक कई दशकों की मेहनत के बाद जो है अजय तिवारी ने खड़े की है। आज वो जनता पार्टी जो है, भारतीय प्रवासी जनता पार्टी जो है वो पूरे देश में हर राज्य में जो है उन प्रवासियों की आवाज बनने वाली है। तो वही डॉक्टर अजय तिवारी जो है उनको उनकी आवाज बनकर जो है हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। क्या आपका उद्देश्य था, आज आपने भारतीय प्रवासी जनता पार्टी को जो है वो बनाया है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आपका कि मुझ जैसे नाचीज को आप अपने चैनल पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और आपके चैनल के दर्शकों को भी मैं प्रणाम करता हूं जो मेरी आवाज को सुन रहा है, और जो सुन रहा है वो केवल समझे और समझे, एक दूसरे का साथ दे। वासी क्या है, प्रवासी क्या है, अप्रवासी क्या है, भावना को जगाए, ताकि देश में 3000 जातियां और 25,000 उपजातियां कैसे इस भारत देश को एक साथ रहकर अखंड करेंगी, यही विचार है भारतीय प्रवासी जनता पार्टी। बाद अब आपने उसका लक्ष्य क्या रखा है? एक ही लक्ष्य है, देश की अखंडता के लिए जाति, भाषा, धर्म, सन 1925 से लेकर के अब तक केवल जाति धर्म जाति धर्म जाति धर्म पर ही चुनाव हो रहा है, लड़ाई हो रही है, एक दूसरे का सर काटा जा रहा है, एक दूसरे को साथ बलात्कार अत्याचार हो रहा है। मेरा उद्देश्य है कि इस भारत देश की प्रत्येक जनता को 3000 और 29,000 में मत बांटो, 3 रूप में बांट दो, वासी, प्रवासी और अप्रवासी। मानव जाति जो जहां का वासी है वो वासी है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में संविधान के अनुसार प्रवासी है, क्योंकि माइग्रेशन डोमिसाइल का चलन है, और जो विदेश में जाता है और उनके पासपोर्ट पर दूतावास में इमिग्रेशन का ठप्पा लगता है, वो अप्रवासी है। निश्चित तौर से आज भारत देश के लगभग 22 राज्य में, आदरणीय मैं बताऊं आपको, यह पीड़ा बहुत दुखदाई है। आज महाराष्ट्र जैसे शहर में 20 करोड़ जनसंख्या में अगर 12 करोड़ 13 करोड़ प्रवासी रहते हो, आज दिल्ली के 2.25 करोड़ की संख्या में 1.25 करोड़ प्रवासी रहते हो। प्रवासी का मतलब समझिए, एक राज्य में 29 राज्य का व्यक्ति, एक राज्य में 29 राज्य का व्यक्ति जो रह रहा है वो प्रताड़ित हो रहा है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, आसाम, बंगाल, अभी आपने कुछ ही दिन पहले देखा होगा आसाम में लोगों के छठघाट तोड़ दिए गए। महाराष्ट्र में देखा होगा हिंदी बोलने पर पीटा गया। गुजरात में देखा होगा लोगों ने उत्तर भारतीय और प्रवासी कहकर लोगों को मारा। आज भी हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में केवल बाहरी कहकर मारा जाता है, चाहे वो बंगाली हो, गुजराती हो, आसामी हो, बिहारी हो, उत्तर प्रदेश का हो, बस बाहर का होना चाहिए। यहां तक कि आदरणीय, अगर कोई थाने में कंप्लेन लेके चला जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कहां के रहने वाले हैं। क्या वो पुलिस वाला नहीं जानता कि ये भारत देश का रहने वाला है और भारत देश का व्यक्ति है, तो भारत में आपके पास कंप्लेन लेने आया है? और जैसे ही वो व्यक्ति अन्य राज्य का बताता है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, उसके साथ सही ढंग से वो न्याय नहीं करता है। आज कमजोर किसे माना गया, किस प्रवासी को मारा जाता है? जो ऑटो चलाता है, जो रिक्शा चलाता है, जो रेहड़ी लगाता है, जो झुग्गी में रहता है, जो मजदूरी करता है, दिन भर मेहनत करके अपना पेट पालता है, पान की दुकान लगाता है, चाय की दुकान लगाता है, उसको ढूंढ ढूंढ के मारा जाता है। इसका क्या दोष है उस गरीब का? जरा सोचिए कि जब इन लोगों को अपने घरों के मकान में दाई चाहिए होती है तो चिल्लाते हैं,
जब इन लोगों को खेत में काम करने वाला व्यक्ति चाहिए होता तब ये चिल्लाते हैं कि भाई आओ मेरे घर काम करो, और काम के बदले बलात्कार, काम के बदले लात, काम के बदले मार। निश्चित तौर से भारतीय प्रवासी जनता पार्टी दिल्ली से अपना आगाज शुरू करेगी 2027 से। 2027 में हम प्रत्येक वार्ड से चुनाव लड़ेंगे और प्रत्येक वार्ड के प्रवासियों को यह विश्वास दिलाएंगे कि आपको जीतकर इन वासियों की सेवा करनी है। प्रत्येक वार्ड की सफाई अब ये नहीं कर पाएंगे। यदि हम दाई बनकर बर्तन साफ कर सकते हैं, यदि हम मजदूर बनकर फैक्ट्री की सफाई रख सकते हैं, यदि हम मजदूर बनकर फैक्ट्री बना सकते हैं, यदि हम मैनेजर बनकर फैक्ट्री चला सकते हैं, तो हम वार्ड पार्षद बनकर वार्ड की सफाई करा सकते हैं, नालियां साफ करा सकते हैं, रोड बनवा सकते हैं, पार्क साफ करा सकते हैं, और यहां तक कि ये जो नशाखोरी करने वाले लोग हैं, जो नशा बेचने वाले लोग हैं, उनको ठिकाने भी लगा सकते हैं। महाराष्ट्र की ताजा जो है मामला हिंदी भाषा न बोलने पर देखा गया। ऐसी भाषा ही नहीं बल्कि एक बिहार से आया हुआ व्यक्ति वो कहीं भी जो है जब जाता है, या फिर वो उत्तर प्रदेश से या फिर वो दिल्ली से कहीं बाहर जाता है, तो उसको जो है अलग अलग नजर से देखा जाता है। तो इस नजरिए को, इस नजर से देखने वाले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बस यही तो सिखाने निकला है भारतीय प्रवासी जनता पार्टी। मैं आपके चैनल पर दोबारा कह रहा हूं कि जो व्यक्ति प्रवासी आपके यहां पहुंचा तो अतिथि देवो भव है, वह गणपति है। और सारा देश जानता है कि गणपति के बगैर तो सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं होती है, तो उस राज्य का विकास कैसे हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे मित्रों, जब आपके घर में कोई आता है, आप क्या करते हैं? सोफे को झाड़ पूछ करके, कुर्सी को झाड़ पूछ करके उस व्यक्ति को बड़े आदर सहित बिठाते हैं और घर पे आवाज लगाते हैं, भाई साहब आए हैं, चाय बनाओ, चाय पिलाओ। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप उसका सम्मान करते हैं। वो अतिथि देवो भव है, और अगर आपने उसको सम्मान से खुश कर दिया तो कितना आशीर्वाद दे के जाता है। न जाने उसके चरण कमल से जो धूल लेके आया था वो धूल छूट जाए और उस घर में कितनी बरकत हो। ये है वासी और प्रवासी का अंतर। अतिथि देवो भव, विष्णु और गणपति का मतलब यही देश में समझाने निकला है भारतीय प्रवासी जनता पार्टी कि कुछ नहीं, भारत देश के प्रत्येक राज्य का व्यक्ति, चाहे वो किसी भी भाषा को बोलता हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, या भारत देश का अंग है, वो भारतवासी है। भारत देश में रहकर भारत देश की अखंडता के लिए सोचना उसका कर्तव्य है, भारत देश की अखंडता के लिए लड़ना उसका कर्तव्य है। लेकिन समरसता रखने के लिए भी उसको आगे आना होगा। हर आदमी को विष्णु बन जाना होगा और अतिथि देवो गणपति को, प्रवासी को समाहित करके राज्य का विकास कराना होगा। सर, एक सवाल यह है कि आपके मन में प्रवासियों की पीड़ा कैसे जागी? 1989 से यह पीड़ा झेल रहा हूं। आप याद कीजिए, जब कॉलेजों में रैंकिंग हुआ करती थी, याद कीजिए जब एक बेटी बैंगलोर, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में पढ़ाई करने जाया करती थी, हॉस्टल में रहा करती थी, अक्सर अखबारों में, टेलीविजन में सुनाई देता था कि उसने आत्महत्या कर लिया, उसका बलात्कार हो गया। आज भी अगर रैंकिंग बंद हो गई है तो क्या, आज भी साउथ इंडियन, साउथ की लड़कियां अस्पतालों में नौकरी तो करती हैं लेकिन शाम को घर से बाहर नहीं निकलती हैं। क्यों? डर के मारे। आज महाराष्ट्र में क्या हो गया? आज महाराष्ट्र में बड़े बड़े कॉलेज है, बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, इतने प्रवासी हैं, फिर भी हिंदी बोलने वाले को मारा गया। क्यों? क्योंकि ये प्रवासी अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी को समझ ही नहीं पाया। हर राजनीतिक पार्टी ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या शिवसेना हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, इसको वजन देने का काम नहीं किया है। आज उसको भारतीय प्रवासी जनता पार्टी मिली है, एक ऐसा नेतृत्व मिला है। यही प्रवासी जागेंगे और भारत देश की तस्वीर, भारत देश की अखंडता के साथ बदलने का काम करेंगे। आपने 89 से प्रवासियों की पीड़ा की बात की कि मेरे मन में जो है, तब एक लंबा वक्त हो गया, कई दशक गुजर गए। इन चुनौतियों को, इस दौरान आपके सामने किस तरह की चुनौतियां आई जो आपने झेली और उसके बाद
आपके परिवार में भी आपके खिलाफ जो है वो फिर लोग खड़े हुए कि नहीं, ये काम ठीक नहीं है, छोड़ दो? आदरणीय, मैं बताऊं आपको, देखिए, चुनौतियां तो जीवन का एक कटु सत्य है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक विद्यार्थी अपने संघर्ष को छोड़ दे, अपनी लगन निष्ठा को छोड़ दे, तो क्या वो फर्स्ट क्लास हो पाएगा? बस उसकी पढ़ाई सही होनी चाहिए, उसका लक्ष्य सही होना चाहिए। यदि 2011 में लिखी हुई ये किताब भारतीय प्रवासी परिषद और भारतीय प्रवासी जनता पार्टी, जो अभी अभी प्रवासी जनता पार्टी के नाम से रजिस्टर्ड हुई है, इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ धोखा किया। इलेक्शन कमीशन हमें पार्टी बनने नहीं दे रहा था। चुनौतियों की बात कर रहे हैं आप? ये तो संघर्ष है। बहुत सी चुनौतियां आई। 50-50 साल से रह रहे लोगों ने हरियाणा जैसे, महाराष्ट्र जैसे इलाकों से आवाज लगाई, अरे भाई, हम प्रवासी कैसे हो सकते हैं? तब हमने उनसे जब पूछा कि कभी थाने गए हैं, आपकी इज्जत हुई है? तो बोला, हाँ भाई साहब, थाने वाले तो तुरंत बाहरी को इज्जत नहीं करते हैं। तो हमने कहा कि आप बताइए, संविधान में माइग्रेशन का चलन है, डोमिसाइल का चलन है? तो हाँ भाई साहब, माइग्रेशन बनवाया, डोमिसाइल बनवाया। तो हमने कहा इसी को प्रवासी कहते हैं। और आज भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय प्रवासी परिषद से झुकना पड़ा। नरेंद्र मोदी जी झुक करके, डर करके, प्रवासियों की एकता के बल को देख करके भारत देश के प्रत्येक राज्य में प्रवासी सब कार्ड बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। लेकिन देश के राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री कोई नोडल ऑफिसर नहीं बुक कर रहा है, गणना नहीं कर रहा है। जाति जनगणना हो सकती है तो धर्म गणना क्यों नहीं हो सकती? प्रवासियों की गणना क्यों नहीं हो सकती? यदि भारत देश प्रवासियों के लिए प्रवासी कल्याण बोर्ड बना दे, प्रवासी आयोग बना दे, तो पलायन कोई नहीं करेगा और हर राज्य विकास करेगा। सर, आपने राज्य विकास की बात की। विकास किसी भी राज्य का जो है, वहां की रहने वाली वही जनता होती है, फिर वो प्रवासी बन जाती है कहीं दूसरी जगह जब नौकरी के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाती है। सवाल यह है कि क्या राज्य आपकी नजर में संपन्न नहीं है इतने के? अगर बिहार की बात करें, बिहार को अति पिछड़ा राज्य माना जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें कि लोग वहां से नौजवान लड़के लड़कियां जो है वो दूसरे दिल्ली, बेंगलोर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाते हैं जॉब लेने के लिए। तो क्या ये राज्य जो है पिछड़े आपकी नजर में है? कोई भी राज्य पिछड़ा नहीं होता। हर राज्य अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसे हर भाषा का अपना महत्व है, हर जाति का महत्व है, धर्म का महत्व है, वैसे राज्य का महत्व। हर राज्य अपने आप में हमेशा निरंतर प्रयास करना चाहिए उस राज्य के मुख्यमंत्री को, इस राज्य में कितनी बेहतरी की जाए। लेकिन आदरणीय, आपको पता होना चाहिए कि यदि किसी राज्य में गेहूं अधिक होता है तो किसी दूसरे राज्य में चना भी अधिक होता है। ये कैसे सोच सकते हैं आप कि एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में नहीं जा पाएगा? अरे भाई, एक कॉलेज कहीं और है, दूसरा कॉलेज कहीं और है। एक इंडस्ट्री कहीं और है, दूसरी इंडस्ट्री कहीं और है। आप जरा सोचिए, यह भारत देश बहुत विकसित देश है और इस विकसित देश को समझने में आज का युवा देर नहीं लगाएगा। आज की युवा पीढ़ी को मैं प्रणाम करता हूं। आज युवा पीढ़ी ने दिखा दिया कि ये जाति वाति, ये सब धर्म, हम सब बकवास है। हम मानव हैं और हम जहां हैं साथ रहेंगे, प्यार से रहेंगे, एक दूसरे से मिलके गले मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे। मुझे तो लगता है कि इस भारतीय प्रवासी जनता पार्टी को इस देश की युवा पीढ़ी इतनी मदद करेगी कि इसको उठाकर ऊंचाई पर ले जाएगी और अपने राज्य से बनाकर चलाएगी। भारतीय प्रवासी जनता पार्टी से, चूंकि वो अभी रजिस्टर्ड हुई है, परिषद था पहले, जब अजय तिवारी, डॉक्टर अजय तिवारी की फैन फॉलोइंग जो है वो पहले ही अलग अलग राज्यों में देश के है। कैसे देखते हैं आप जब आपने पार्टी बना ली? देखिए, हम इसमें देखना वखना कुछ नहीं है। बस एक ही चीज मैं जानता हूं कि एक आईएएस की मीटिंग में आईएएस बैठता है, एक आईपीएस की मीटिंग में आईपीएस बैठता है, एक विधानसभा में विधायक ही बोल सकता है, एक लोकसभा में लोकसभा का सदस्य बोल सकता है। तो एक संस्था चलाने वाला, एक ट्रस्ट बनाने वाला
कभी विधानसभा में नहीं जा सकता है। 2011 से मेहनत करते करते हमने प्रवासियों के लिए बहुत आवाज उठाई, तब जाकर के आप लोगों ने भी, अरे आप लोगों को खुद बदल लेना चाहिए। आप लोग न्यूज चैनल वाले हो, चौथे स्तंभ हो। मोदी जी हर साल प्रवासी दिवस मनाते हैं, बंद कराइए, बंद कराइए। महात्मा गांधी के नाम पर प्रवासी दिवस मनाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, महात्मा गांधी कई बरस साउथ अफ्रीका रहे, कहां के थे वो? इंडिया के थे ना। तो जब इंडिया आए तो प्रवासी कैसे हो गए? अब उनके नाम पर आप प्रवासी दिवस मनाते हैं। मंत्रालय बना के 3 लाख रुपया, 3 लाख करोड़ रुपया घोट जाते हैं। अब विदेश में लोग मरते रहते हैं, उनकी कोई मदद नहीं करते हैं। अरे आपको प्रवासी मंत्रालय का नाम बदल करके अप्रवासी मंत्रालय बनाना चाहिए। और आज मुझे गर्व इसलिए हो रहा है कि भारतीय प्रवासी जनता पार्टी बनाने से दिल्ली में यही प्रवासी अब दिल्ली सरकार चलाएंगे और दिल्ली केंद्र में बैठकर पूरे भारत देश के प्रवासियों को मजबूत करेंगे और सिखाएंगे कि वासियों के साथ दूध में चीनी बनकर मिलकर रहने का काम करेंगे, लड़ाई नहीं करना है। अच्छा, आपके सामने जो है एक चुनौती और भी है कि आपकी पार्टी रजिस्टर्ड हो गई, पहले से ही जो है राष्ट्रीय लेवल की राजनीतिक पार्टियां हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या आपको लगता है कि आप compete कर पाएंगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है। इस भारत देश की जनता को राजनीतिक नेताओं ने बेवकूफ समझ रखा है। इस भारत देश की जनता इतनी भोली है, इतनी सरल है, चाहे वो किसी जाति की हो। जाइए, जाकर देखिए, जो झुग्गी झोपड़ी में तड़प के 40-40 साल से रहने वाले व्यक्तियों को प्रताड़ित करेंगे तो क्या आपको चुनेगी? वो नहीं चुनेगी। वो इतनी भोली है कि बहुत जल्दी विश्वास कर लेती है और उसी विश्वास में धोखा खा जाती है। और अपने लोगों को जब वो देखेगी, जब वो भारतीय प्रवासी जनता पार्टी देखेगी कि ये पार्टी सिर्फ मेरे लिए बनी है, तो निश्चित तौर से भारत देश के 22 राज्यों में सरकार बनाने का काम करेंगे। ठीक है, अगर देखा जाए 2027 दिल्ली चुनाव की आप बात कर रहे हैं, आपने पार्षद बनाने की बात कर रहे हैं, भारतीय प्रवासी जनता पार्टी का अगर मैनिफेस्टो देखा जाए तो क्या सोचा है आपने? चूंकि जनता बिल्कुल भरोसा करती है तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो पढ़ा जाता है, कहा जाता है कि इस मैनिफेस्टो पे जनता के लिए हमने ये दिया है। भारतीय प्रवासी जनता पार्टी किस तरह से उनका लुभावना मतलब क्या उनके सामने रखने वाली है? देखिए, पार्टी बनाकर हम चाहते तो डायरेक्ट विधायक का चुनाव लड़ लेते। अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, हम विधायक लड़ जाते, और अभी महाराष्ट्र में जाके विधायक लड़ लेते, यूपी में विधायक लड़ लेते। लेकिन जमीन का व्यक्ति जमीन ढूंढता है, दिल्ली का व्यक्ति अपनी नाली देखता है, अपना रोड देखता है, अपना घर देखता है, न कि दिल्ली में कुर्सी वालों को देखता है। इसलिए सबसे पहले यदि दिल्ली की सफाई करनी है, दिल्ली को चमकाना है, दिल्ली के विकास में योगदान करना है, तो दिल्ली के घर घर को चमकाना होगा। इसलिए वार्ड से शुरू करूंगा। और अगर 272 वार्ड में भगवान ने 272 जिता दिया तो निश्चित तौर से हम विधानसभा में जाने के लिए कहेंगे नहीं, भेज दिए जाएंगे। इसलिए भेज दिए जाएंगे कि हमको 2 साल मौका मिलेगा और 2 साल के अंदर वार्ड के हमारे जो जीते हुए प्रत्याशी होंगे, कहना नहीं पड़ेगा, एक एक गलियां चमकेंगी, एक एक रोड साफ होगा और बाकायदे सेंट का छिड़काव होगा और पार्क सुंदर होगा, कीमती पौधे लगाए जाएंगे। निश्चित तौर से वहां की जनता समर्थन करेगी और हमारे लोग पार्षद के बाद विधायक भी बनेंगे, राज्य सरकार भी चलाएंगे। चिंता का विषय है कि प्रवासी की बात कर रहे हैं, वासियों को चिंता होगी कि उनका क्या होगा? नहीं, उनका निश्चित तौर से होगा। वासी बड़े खुश होंगे। वासी को क्या चाहिए? एक पिता को अपने बेटे से क्या चाहिए होता है? वासी तो मैंने पहले ही कह दिया कि प्रवासी के लिए विष्णु भगवान है।
तो एक पिता को अपने बेटे से क्या चाहिए? ऊंचाई ना, स्वच्छता, विकास। तो प्रवासी वासियों के लिए अतिथि देवो भव है। निश्चित तौर से वो खुश होगा कि एक प्रवासी जो हमारे घर का बर्तन साफ करता था, एक प्रवासी वो जो हमारी फैक्ट्रियां चलाता था, एक प्रवासी वह जो हमारे मकान बनाता था, एक प्रवासी वह जो मैनेजर आईएएस आईपीएस और डॉक्टर इंजीनियर बन के घूमा करता था, वह प्रवासी ने आज बागडोर संभाल ली है। मेरी गलियों को भी वही साफ कराएगा, मेरे घर के रोड लाइट को वही जलाएगा, मेरे रोड और मेरे पार्क को वही चमकाएगा। प्रवासी तो मेरे ख्याल से प्रवासियों को हृदय से लगा लेंगे। और ऐसा नहीं कि केवल प्रवासी चुनाव लड़ेगा। भारतीय प्रवासी जनता पार्टी में जितना महत्व प्रवासियों का है, उतना ही महत्व वासियों का है। हो सकता है इसमें 25-50% से ऊपर वासी ही चुनाव लड़ने आ जाएं। एक सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के बल पर खड़ी है, वहीं अगर क्षेत्रीय पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी जो है वो पीडीए की बात इस बार जो है वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव आने वाले को लेकर जो है वो कैश करने की मूड में है। कांग्रेस सेकुलर की बात करती है। आपकी भारतीय प्रवासी जनता पार्टी जो है वो प्रवासियों की बात लेकर आ रही है, तो मतलब क्या लगता है आपको, क्या विजयी हासिल होगी या मतलब वही जो हिंदुत्व की बात एक जमाने से करते आ रहे हैं, पीडीए की बात उन्होंने शुरू कर दी, जाति धर्म के आधार पर जो है लोगों को बांट कर खड़े हो गए, आपको क्या लगता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू को लेके जा रही है, कोई पीडीओ को लेके जा रहा है, कोई अपनी जाति को लेके जा रहा है, कोई राजभर को लेके जा रहा है, कोई निषाद को लेके जा रहा है, और कोई अपने पासवान को लेके जा रहा है। लेकिन भारतीय प्रवासी जनता पार्टी ने इतना बढ़िया स्लोगन बनाया है जो इन सब पार्टियों से भिन्न है, जो किसी जाति, किसी धर्म के या किसी राजनीतिक व्यक्ति के विरोध में नहीं आ रही है। यह एक मानव जाति के साथ खड़े होने आ रही है, जो भारत देश में 3 रूप में विचरण करते हैं, वासी, प्रवासी और अप्रवासी। और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सारी जाति के लोग, सारे धर्म के लोग आज से जुड़ेंगे। इसलिए आप मुझ पर ये कभी नहीं कह सकते हैं कि मैं एक विधा को लेके चल रहा हूं। मैं तो सबको लेके चल रहा हूं, और सबको लेके चलने का अधिकार कहने के लिए ही हमने आपको स्लोगन बताया है कि जात पात का भेदभाव इनकार है, प्रांतवाद का भेदभाव बेकार है, हम सब भारतवासी हैं, हमें भारत से प्यार है, वासी, प्रवासी और अप्रवासी की एकता, देश की अखंडता के लिए, यही हमारा विचार है। आखिरी सवाल, डॉक्टर अजय तिवारी का जो जिंदगी है, ठीक है, डॉक्टर अजय तिवारी ने उसको उसकी पार्टी में फायदा मिलने वाला है जिन्होंने अब तक अपने संघर्ष किया? हाँ, एक फायदा मिलने वाला है। जिस तरह से इस भारत देश के हर किताबों में, हर जगह एक से एक कवि, एक से एक देश के वह वीर सपूत जिनका नाम चमकता है, एक से एक लीडर जिनका नाम बोला जाता है, निश्चित तौर से डॉक्टर अजय तिवारी बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है, बनाने के लिए पैदा हुआ है, कमाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, कमवाने के लिए पैदा हुआ है। इसलिए डॉक्टर अजय तिवारी को गर्व है कि मुझे मिला है इतने कम समय में। अगर मेरे इतने लाख मेंबर बढ़ते जा रहे हैं तो इससे बड़ी सुकून की जिंदगी मुझे और क्या चाहिए। आदरणीय, मैं तो कहूंगा कि ऐ कलम रुक के चल, आगे अदब का मुकाम है, और तेरी इस नोक के नीचे मेरे पूरे भारतवासी का नाम है, मेरे पूरे भारतवासी का नाम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय तिवारी साहब। और जिस तरह से, जितनी बेबाकी से डॉक्टर अजय तिवारी ने हर एक सवाल का जवाब दिया है, उन्होंने अपना विजन भी जो है भारतीय प्रवासी जनता पार्टी का विजन भी आपके सामने रखा है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी अपनी लोकप्रियता जो 1989 से लेकर आज तक जो उन्होंने बनाई थी, लोग उन्हें कितना पसंद कर रहे हैं, और दिल्ली का जो उन्होंने लक्ष्य रखा है, जो आने वाले जो एमसीडी के चुनाव हैं उसमें उन्होंने अपने आप को उतारने की बात की है, तो कहीं ना कहीं प्रवासियों को लेकर के, प्रवासियों की पीड़ा को लेकर के जो ये पार्टी मैदान में आ रही है, देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इनको
अपने लक्ष्य में कितनी कामयाबी, कितनी सफलता प्राप्त होती है। हालांकि प्रवासियों का दर्द पहले जो था वो ही आज भी है, वो दर्द कभी खत्म नहीं हो पाया है, लेकिन अजय तिवारी जी का ये प्रयास भारतीय नागरिक के हर राज्य से, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले हर प्रवासी को जो है वो कितनी राहत की सांस देगा, ये देखने वाली बात होगी।